नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोनों कविताएं भली भांति पढ़ ली है। भावार्थ ग्रहण किया, शब्दार्थ व्याख्या, काव्य पाठ हमने कर लिया है। अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? प्रश्न स्पष्ट है हमें, और हमें पता है कि यहाँ बादल मृदु और कठोर दोनों स्वभाव हमारे सामने लेकर उपस्थित है। तो हम इसमें यही बताएंगे कि बादल से फुहार रिमझिम या गरजने के स्थान पर कवि जो है मतलब बरसने के स्थान पे गरजने के लिए कहते हैं, क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है और कवि समाज में परिवर्तन, हमने देखा कि परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम इसी प्रकार से लिख देंगे। कवि का मानना है कि केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला है, और कवि तो चाहता है कि प्रचुर मात्रा में बारिश हो, जिससे उसका सबको फ़ायदा मिले। बादलों से गरजने के लिए कहता है। इसके साथ आप इसमें जोड़ देंगे कि कवि जो बादल है वो क्रांति का सूचक मानता है, इसलिए क्रांति की भावना के साथ वह बादलों से आग्रह करता है कि वे समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की भावना के साथ जो है जल से अपलावित करे पृथ्वी को, या कहें कि समाज में एक परिवर्तन की चाह हमें इस कविता में दिखाई देती है। दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है और कविता पूरी तरह से बादलों को समर्पित है। तो कहें कि उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादलों की जो गर्जन है, उमड़न घुमड़न है, उससे मेल खाता है उत्साह। बादलों में बहुत अधिक गति होती है, उसी से वे धरती की तपन को हर लेते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति की इच्छा रखता है, जिससे कि जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो प्यासी जनता है, उसको सुख मिले, आनंद मिले, वह आह्लादित हो, प्रसन्न हो, खुश हो, ऐसा कवि का मानना है। तो हम कह सकते हैं कि कविता उस उत्साह को चित्रित करती है जिस उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतज़ार और स्वागत करता है। मानसून हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। देखिए, जब हम शीर्षक की चर्चा करते हैं तो शीर्षक जो होता है वो बहुत कुछ उस रचना को अपने आप में समेटे होता है। तो जब शीर्षक में इतना कुछ छिपा है तो शीर्षक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जो विषय वस्तु है उसको देख कर के शीर्षक, और शीर्षक को देख कर के हम विषय वस्तु का कहें कि तार्किक दृष्टिकोण से विवेचन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? जब हम कविता पढ़ रहे थे तभी हमने देखा कि जो बादल हैं यहाँ एक तरह से मृदु भावनाओं का वाहक है, साथ ही क्रांति का सूचक भी है। कहने का मतलब, जहाँ कोमल भावनाएं बादलों ने अपने भीतर समेटी हुई है, वहीं क्रांति का आह्वान, या कहें कि वज्र या कठोरता का संदेश भी बादलों के द्वारा यहाँ दिया गया है। तो हम इसे चाहें तो आप इसे बिंदुवार भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए कि जो कविता में बादल है, आप अगर बिंदुवार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे कि पहला आप बिंदु लिख देंगे, पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा, उत्साह और संघर्ष की भाव भरने वाले कवि के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। तीसरा, जल बरसाने वाली जो शक्ति है उसके रूप में भी दे सकते हैं। और अगर आप सीधे लिखना चाहें तो जैसे बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे कि अनगढ़ बालक, कोई नवीन रचना, या फिर कोई अनजान दिशा से आया पथिक। तो अब दोनों तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से आप अभ्यास करें तो और अधिक आप परिष्कृति के साथ प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।